जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मारो भारत है महान, इरी ऊंची है शान, पूरी दुनिया करे ईरो सम्मान। जल थल वायु सेना ईरो है अभिमान। मारो भारत है महान, इरी ऊंची है शान। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मैं हूं तरुण व्यास, आपको बहुत बहुत स्वागत करूँ खम्मा घनी सा। और हर सुबह आपने जीवन में बहुत बढ़िया बढ़िया एक स्फूर्ति आवे है और भाई स्फूर्ति अलबेलो राजस्थान थां तक पहुँचावे है। और क्योंकि मुलाकात हुआ है और अब बात तो पूरी दुनिया काई मुलाकात कर रही है भारत हूँ, और भारत भी जगह जगह जार मुलाकात कर रहे हो, बता रहे हो मैं काई कर दिखायो है। तो आज अलबेला राजस्थान में भी मैं भी कुछ यान की ही बातें कराला, क्योंकि आज तो दो आपने सेना जी के अठेई है जी, एक तो थल सेना एक वायुसेना। ताओ पहली आपकी मुलाकात कराऊं वायुसेना से। आप है ग्रुप कैप्टन साहब शिव सिंह जी धौलिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आप रो अलबेला राजस्थान में। और साथ ही साथ माँ के साथ है थल सेनाओं कर्नल साहब योगेंद्र कुमार माथुर जी, आप रो बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद साहब। जय हिंद। तो सब पहली मैं तो आज बहुत गदगद हो गया हाँ, क्योंकि देखो जब बातें हुए वीरता की, शौर्य की, सेना की, तो पूरी दुनिया में आज माँ को डंको बाजे है। और बतावे है कि मैं बे बाता को नहीं रही कि मैं साहब सहता रेशा आतंकवाद ने सहशा यान व्यान, लेकिन मैं तो जद माँ को मन करे लो घुसर माराला और कहना ओ है मारो भारत महान, मैं सब कुछ कर सका हाँ। तो ई में सबसे बड़ी भूमिका रिया करे है। बयान तो तीनों ही सेना है अपना अपना मोर्चा पर डटी हुई, लेकिन अब बार वायु सेना री इतनी बड़ी बातें हुई और जिका जो एक बिल्कुल टारगेट पे पहुँच आपने जिका भी आतंकवादी ठिकाना वाने ध्वस्त कराया है। तो सब पहली बात करा धोलिया साहब, तो काई थे काई फील करो हो क्योंकि अबार थे सेना में मतलब सेवानिवृत्त होगा, लेकिन आज भी वंस एन आर्मी मैन ऑलवेज एन आर्मी मैन रिया करे, तो काई फील। पहली दफा मैं डिसाइड करया कि कटे लड़नू, दुश्मन रा खेता में लड़नू, दुश्मन री जमीन पर लड़नू। और तो उनसे बड़ो तो मतलब सबसे पहले तो या पहले दफा एक पाठ पढ़ियो कि मामी इतनी समझ में आ गई है कि मैं माँ की धरती पर लड़ाई कौन लड़ना लाभ, मैं दुश्मन की धरती पर लड़ाई लड़ना लाभ। तो सबसे पहले तो काम भी हो एयरफोर्स को देखो साहब, एयरफोर्स तो हमेशा ही लड़ाई लड़ती रहे। अगर आप देखो तो मैं रोज ही लड़ाई लड़ा, रोज क्या मैं प्रैक्टिस जो माँ की प्रैक्टिस है ना वो रोज है, वह रोज सिर्फ माँ का अगर कोई फर्क पड़े तो मिसाइल जो है वो लाई कौन फेंका, पर कैमरो रोज फेंका। वो कैमरा में रोज वो है कि तू आज लड़ाई में तू करियो तो टारगेट पर मिसाइल गई कौन गई, कैमरा उसमें होते। तो माँ के लिए तो रोज ही मतलब लड़ाई है। तो माँ के लिए तो यह कोई बड़ी चीज़ कौन है कि जो मैं दुश्मन के फर्क कहते हो कि आज मैं दुश्मन का खेता में जा प्रैक्टिस कराया, पहले मैं माँ का खेता में प्रैक्टिस करता था। तो कोई मतलब कोई कौन वह पायलट जो जज्बो है साहब, ऐसे मैं आपने बताऊं कि अगर हवाई जहाज उड़ानो है अगर तो एयरफोर्स से कोई अच्छी जगह नहीं है। अगर सही में पूछो तो पायलट वो है। और वानो रोज मतलब एक बार मैं बताऊं महीना में हर पायलट ने का हार्ट अटैक है। अच्छा, मतलब जो प्रैक्टिस कराना मतलब ने उसको एक नई जिंदगी मिलती है, मतलब अरे आज बच गए प्रैक्टिस में। मतलब माँ की तो रोज मैं बताया ना था कि लाए एक्सरसाइज आओ, माँ के कोई डमी कौन है, मैं कोई मतलब सिमुलेटर में कौन बैठ रहा है एक्सरसाइज करा। वो गाना ठीक बैठा कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर संजय ठाकुर जी को प्लेन है या हेलीकॉप्टर थे तो चौपर उड़ाता था। तो हाँ, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब वही तो हमारा मतलब सबसे बड़ा जिंदगी का जो पहलू है। तो इसलिए मतलब अगर आज एयरफोर्स की जो बात करा मैं कि जसपो तो मतलब आज हर बच्चों की सोचो माँ भी पायलट बनूँ। अगर मैंने पूछो मैं भी मतलब अगर मैं भी एक गाँव को हूँ, हमारा गाँव में वो टाइम तक दूसरी तक क्लास आई, फिर दूसरी से तीसरी चौथी पाँचवीं में 5-6 किलोमीटर पैदल जाता हूँ, उठा पड़ियो। फिर छठी से 7 या 8वीं में तीसरा गांव में गयो, वो हमारा गांव से 8-10 किलोमीटर है। तो मैं उठा पड़ियो और मैं पढ़ाई छोड़ दी और मैं खेती करवा लाग गयो। वाह, काहे में कोई मतलब हमारा गांव में मतलब सबसे बड़ी जो पढ़ाई करवा लो तो वो 8वीं तक ही हो। और मैं भी चला गयो
एक दिन इमे भी एक बार सस्पेंस रखा हाँ। हमारे ख्याल में और अब दर्शकों ने सस्पेंस रखा ओके, कियान पढ़ाई छोड़वा के बाद में फिर एयरफोर्स के लिए कहीं तैयारी करी कियान बस सारी बातें जानशा और बहुत मज़ो आवेलो आज मतलब आज पूरी आज साहस वीरता शौर्यता आकी बातें हुए। अब योगेंद्र कुमार माथुर जी साहब कर्नल साहब जी। आप बहुत बहुत स्वागत एक बार फेरू करा बहुत धन्यवाद। और अब आप री जी की महसूस जे करो हो क्योंकि थे हमेशा बहुत बैटल कॉम्बैक्ट और वॉरियर रही ताका बाता में रिया करे है। जी। मैं आपसे कई बार मुलाकात करी थे कहीं फील करो सबसे पहले ये बात हूँ शुरू करा। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी आपको और डीडी राजस्थान को कि अलबेला राजस्थान में आज मौजूद हूँ और ये बात की बहुत खुशी है कि आज अपनी मातृभाषा जो लोकल जयपुर की भाषा है क्योंकि मैं जयपुर को ही रबाड़ हूँ। अच्छा। और आप एग्जैक्टली मैं बता सकूं कि जो जयपुर को चौड़ा रास्तो या न्यू गेट के नज़दीक सिनेमा गोलचा सिनेमा हॉल पहले कहीं और नाम हो इनको इनके बराबर जो मैटरनिटी होम हो मैं मेरी मठे की पैदाई तो ते पक्का जयपुरिया हो पर जयपुरी फिर प्राइमरी एजुकेशन मोतीकटला सांबर लेक माणक चौक एंड महाराजा कॉलेज एंड सन 76 में सेलेक्ट हो 77 में आर्मी ट्रेनिंग के लिए गया और 18 में यानी तकरीबन 1 साल ट्रेनिंग और 40 साल की नौकरी सेना में की। तो और सिर्फ जज्बा की वजह से कि जानो है कुछ करनो है और वशो लगनो है कि जो पतला लंबा तगड़ा चमकती वर्दी हाल ही तगड़ा ही जवान तो वो देखियो तो दिल में जज्बा आया कि ज्वाइन करो। और अब आज की हालात पे दिल इतना खुश है कि ऑप सिंदूर लॉन्च किया गयो और दुश्मन ने पड़ोसी देश ने बता दियो कि यह तेरी जगह है और तू अब क्या कोई कर। मैंने याद है 13 मई 2008 में धमाका हुआ सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जयपुर में चांद बोर्ड सांगनेरी गेट हनुमान जी के मंदिर के आगे एंड 70-80 लोग मारा गया और करीबन 150-200 लोग घायल हुआ। लेकिन जो एक्शन होना चाहिए इवन वहाँ को केस अब तक चलते रहे और थोड़े दिन पहले वो सब बरी हो गया। मतलब वो भी तरह को एक्शन करो तो कोई जवाब नहीं सुटेबल जवाब भी ना दियो नहीं गयो तो हिम्मत बढ़ती जाए। अब आज जो पहलगांव में हुए वो चाहे कितना ही लोग मारा गया उनकी संख्या से कोई मतलब नहीं है मतलब पूरा जवाब मतलब है जवाब देना जरूरी है। आज सरेआम आतंकवादी ठिकाना पे बैठे उड़ा है सब ने बेरो है सब ने ठा है लेकिन सब आंख बंद कर रखी है। यहां भारत देश एक तगड़ो जवाब दियो और ठोक दिया ने बाएं का ठिकाना में 8-10 जितना भी सैनिक अड्डा आतंकवादियों का अड्डा बर्बाद कर दिया गया और इनकी कोई सूचना नहीं थी। वहां ने तो बेरो भी कौन तो दे कुड नॉट इवन थिंक इमेजिन वहां का तो इमेजिनेशन से भी दूर थी कि यो काम भारत कर सके। तोता उड़ गया तोता कर दिखा दियो तो ई में एयरफोर्स इंडियन आर्मी ई में वो जो नेटवर्क है जो सर्विलेंस वर्ल्ड वो नेटवर्क वो इंटीग्रेटेड नेटवर्क जो है वो बहुत आला दर्जा का नेटवर्क टेस्टेड नेटवर्क क्रिएटेड। और साथ देखो टाइम पे ही जल सेना में INS विक्रांत भी बिल्कुल तैनात रही हो तो बी को भी दबदबो यान रही हो कि डर के मारे बटी ने कहीं हाल रही हो ऐसी क्योंकि सब जाने है मिसाइल की ताकत आपने आप बहुत सारी बातें कराला और यहीं हर दिन री बात भी मैं करा हाँ कि आज के दिन की काई खासियत है। देखो आज को दिन है वो भी बड़ो खास रिया करे मतलब हर दिन एक अलग अलग बातें होया करे थे जानो ही हो। तो चलो आज काई खास बातें हैं आज री खास बात पतो कर लिया आओ। देखो जी की भी दिन की खासियत रिया करे बा बहुत ज़रूरी रिया करे क्योंकि आपना ने जानना चाहे जे आज काई बात है। तो आज 21 मई से जुड़ो इतिहास है कि भारत में हर साल 21 मई ने राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जावा है और वो दिवस हमें याद दिलावा है कि आतंकवाद की भी तरीकाओं मानवता के लिए खतरो है। हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम शांति और सद्भाव के साथ इके लिए प्रतिबद्ध रहें और आज का दिन ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जावा है। और देखो 21 मई जुड़ो इतिहास है कि वो दिन माने याद दिलावा है कि सांस्कृतिक समावेशन ही शांतिपूर्ण और समृद्ध विश्व को आधार है।
आप बात भी में जान लिया। और देखो, और 21 मई जुड़े इतिहास, हम सभी संस्कृतियों का सम्मान करें और वसुदेव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाएं। ये आज के दिन की बात है और ये भावना होनी भी चाहिए। पूरी दुनिया ही ये है। ये दिवस वैश्विक स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों के बीच आपसी समझ, संवाद और सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है 21 मई। और अब आगे बात करें तो हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाया जाता है और चाय की चर्चा हर जगह होती है और चाय दोस्तों के साथ में बैठकर खूब एंजॉय की जाती है और चाय वाले दोस्त हुआ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में स्वीकृत ये चाय दिवस उत्पादक देशों के आर्थिक विकास और चाय कर्मियों के कल्याण को समर्पित है। ये भी आप जान लें। इसमें भारत, चीन, केन्या और श्रीलंका जैसे प्रमुख चाय उत्पादक देशों में इस दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और ये दिन आज का 21 मई का दिन, और 21 मई 1931 को उज्जैन में जन्मे शरद जोशी हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार, पत्रकार और स्तंभकार थे, उनका जन्मदिन है। और आज जिनका भी जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद जोशी कुंभन दास, राखी के फंदे और जीप पर सवार झल्लियाँ जैसे प्रसिद्ध रचनाओं के माध्यम से हिंदी व्यंग्य साहित्य को नई दिशा इन्होंने दी थी, शरद जोशी जी ने। और अलबेला राजस्थान में आज की खास बात हमने पता कर ली। और तो ये मैं एक चीज, जो चाय की जो बात आई, इसमें मेरे याद आई कि भारत का प्रधानमंत्री भी चाय से रिलेटेड है। एक चाय बेचने वालों प्रधानमंत्री बन सके। देखो, ये बात में चाय की जितनी बात करा, बिहार आर्मी में भी आपने सब जगह वाले कि लेट्स हैव ए कप ऑफ टी एंड जस्ट टॉक, बातें करें अगर तो एयरफोर्स में तो बहुत ज्यादा होते हैं चाय पर चर्चा। फ्लाइंग में जाने से पहले चाय, फ्लाइंग आने के बाद चाय, तो हमारे तो बहुत ज्यादा ही है चाय की चुस्की। पर मैं वहाँ भी मैं एक्सेप्शनल हूँ, मैंने कभी चाय कौन पी। अच्छा, थे कौन पी के दी चाय? नहीं, तो आज तो चाय दिवस है, आज तो एक चुस्की मार लेनी चाहिए। आज तक नहीं ली तो अब तो धर्मवश कौन करना। आप योगेंद्र साहब? तो मैं तो चाय का बहुत शौकीन हूँ। अब देखो, चाय की बात तो करा, लेकिन आतंकवाद जी की है बी की भी बात करा, इनको भी दिवस आज है। तो जिको आतंकवाद है पूरी दुनिया में अलग अलग जगह में देखा, बहुत सब देश ही कहीं कटे यूँ त्रस्त है। लेकिन अब आतंकवाद को जवाब देवा को भी माँ के प्रधानमंत्री जी कह दिया कि ये वक्त जो है ये युद्ध का भी नहीं है और ये वक्त आतंकवाद का भी नहीं है। इस पर भी थोड़ा और प्रकाश डाला, क्योंकि एक मायने आपा देख रहे हैं कि दुनिया तो परेशान हो ही रही है। जब भारत इतना सालों में शहर यहाँ थोड़ा वह होता ही रिया करे। और जी हाँ, आपा देखा कि बटे हूँ LOC पार हो राजा है और जी की बात करा कि सीज फायर तो ऑर्डर यान की बात हो, गोलीबारी करे और फिर साइड हूँ लोगों ने भेज देवे। तो पहली थल सेना की बात करा मैं कि जी हाँ वह सीज फायर को कहीं सिस्टम रिया करे। तरुण जी, एक सीज फायर के पहले एक बात जो हमारा जहन में आ रही है वो मैंने कि बहुत सी बातें ऐसी हुए है जो आपने ठाक होनी, आपने पतो करना है। आप कहो कि भाई आतंकवादी गतिविधियां पड़ोसी देश से हो रही हैं, बट आपके कने कोई प्रूफ को नहीं एंड यह बात चले जा रही है एंड बिना ब्लेम कौन कर सको आप। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया ने बेरो है कि पड़ोसी देश आतंकवादियों ने पनाह दे रहे है। वहां का आतंकवादी जो जनाजो निकल रहे हुए आतंकवादियों को भारत का अटैक की वजह से जो बर्बाद किया गया है, वहां में वहां की सेना को रिप्रेजेंटेशन है। वहां ने माला पुष्प चक्र समर्पित किया जा रहा है। तो यह बात तो बिल्कुल क्लियर है, आपने दिख रही हो, पूरा विश्व में दिख रही हो। तो माने किसी भी लेवल पे यह बात मंजूर नहीं होनी चाहिए। ठीक बात। दो तरह की बात कौन कर सको, आतंकवाद और यह प्यार की बात साथ साथ कौन चल सके, इस पर यह मैसेज रहना चाहिए। प्रेजेंट ऑपरेशन सिंदूर कन्वे कर चुके हो अच्छी तरह से। अब जरूरत है कि सीज फायर और नो सीज फायर। सीज फायर ठीक है कि न्यूक्लियर वेपन फायर ना हो जाए, ये नहीं हो जाए करके कि भाई फायर नहीं। कब तक? जब तक फिर कोई पहलगांव की तरह की और कोई भी आतंकवादी गतिविधि नहीं करो, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा जब तक वहां की निगाह में जो आतंकवादी बैठोड़ा है पड़ोसी देश में छुपेड़ा है, चाहे माने इंटरनेशनल प्रेशर डालना पड़े, चाहे माने खुद ने कार्रवाई करनी पड़ी। अगर वहां की आतंकवादी गतिविधियां वहां का देश में कोई फर्क डाल रही है तो वहां ने कस के जवाब देना पड़े को, और भी तगड़ो जवाब देना पड़े। और यह बात क्लियर होनी चाहिए।
ई के लिए सीज फायर लागू नहीं है। सीज फायर लागू है कि जस्ट युद्ध करना है और मैं भी फायर किए जा रहा है, वे भी फायर किए जा रहा है, वो चीज़ पे रोक आए लगी है, वो ठीक है। ऐसा आप बात कर रहे हैं धोलिया साहब कि इंडियन एयरफोर्स में आप कियान हो गया, अब बात कर लिया क्योंकि अभी बहुत, क्योंकि एक बात और आप जुड़ी है, मैं जब आपके बारे में पढ़ रहे हो कि इंडियन एयरफोर्स को जो दिवस मनाया जाए भी दिन ही आप रो जन्म हुए हो, तो अब बात भी जुड़ी, मतलब थे पैदा ही एयरफोर्स के लिए हो या ऐसा। तो कियान एयरफोर्स की यात्रा कियान शुरू हुई थे, स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी, फिर कहीं करे हो? तो मैं खेती में लाग गयो। हालांकि मेरी कोई इतनी हाइट नहीं थी, लेकिन जैसे होते हैं ना घर में, जैसे कोई था कि अगर कोई मोटरसाइकिल है, कार है, तो बच्चा सीख ही जाओ थोड़ा थोड़ा, तो मैं भी खेती में लाग गयो। मस्त हो, मतलब कोई फर्क कौन पड़े, मतलब आराम से मतलब इंजॉय कर रहे हो। एक मारो कजन मारे पूरे रिमार्क पास कर दियो कि पढ़ाई थारे बस की कौन है। वह बात मारे चुप गई। तो मैं घर आए और हमारी माँ ने बोले, मैं रोवा लाग गयो। तो माँ बोली भाई क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो पढ़ूँ लो। तो माँ को बड़ा वो लगा कि कहीं हो बात कहीं। मैंने कहा नहीं मुझे पढ़ना है। मैंने नहीं बताया, मेरे फादर को बताया। मेरे फादर भी बोला था क्या हो गया तुझे? मैं कहा मैंने पढ़ाई करनी आगे। सोचा ना भाई, ये बात चलती रही और स्कूल खुले हुए कम से कम 45 दिन हो गए थे। मैं रोज़ रोता, मुझे काम बताते कि आज उस खेत का काम करवा के आ, उस खेत का काम करके आ। मैं रोज़ जाता, सुबह जल्दी जाता और मैं वापस आके अब मैं जाऊँ, बोला नहीं। मेरे गांव में एक बुजुर्ग लेडी थी, उसको पटल कहते थे। उस गांव में या पूरे गांव में मुझे ये बात चल गई कि एक छोरा है जो पढ़ने के लिए रोज़ रोता है। वो बातें तो कुछ लोग मेरे फादर को कहे कि नहीं तू अच्छा, तेरे काम आएगा, मजदूर नहीं लगाने पड़ेंगे, तेरा खेती का काम है, छोरों को रहने दे, मत भेज। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जाए दे भाई। तो उस पटल ने बोला कि भाई इसको जाने देना अगर पढ़ना चाहता है तो बोला कि अब तो स्कूल भी बंद हो गया, एडमिशन ही बंद है गया कि भाग में तो मिल जाए, नहीं तो कौन मिले जावा दिन। तो हमारा पिताजी मैंने बुला, मैंने 50 को नोट दिया और 5 रुपया मैंने और दिया कि तारे काम आवला। कोई बस उसको ने वहाँ भाग्य उठा सू। मेरे स्कूल में आए जन मैं 8वीं पास करी। मैं टीचर ने बोले कि साहब मैंने टीसी चाहो। वो बड़ा सरप्राइज हो कि भाई अब कहीं कर सी टीसी, एडमिशन तो बंद है गया। उन टाइम निवाई में सिर्फ एक ही स्कूल हुआ करता था, हाई सेकेंडरी आगे के लिए। मुझे भी शर्मशीक तो आई। मैंने कहा शायद एडमिशन नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने उनको नहीं बताया कि नहीं मुझे एडमिशन लेना। मैंने कहा नहीं सर बंदा चाहो। मैंने कहा मारी टीसी दे दो। तो वो मैंने टीसी तो दे दी। मैं निवाई गयो। अब मेरे समझ में कौन आ रही, मैं छोटो सा, हाइट में भी छोटो ही हूँ, हालांकि अभी भी छोटो ही हूँ, पर उस टाइम ज़्यादा था। तो मैं सोचता रहा मैं कहाँ किससे बात करूँ मेरे एडमिशन के लिए। भगवान ने मुझे ऐसे दी कि लेट्स मीट हेड मास्टर के। तो मैं हेड मास्टर का कमरा की तरफ जावा लगी तो उन्होंने वो जो पियोन था वही उसने मेरा इंटरव्यू ले लिया कि कहीं वास्ते आयो। मतलब एडमिशन वास्ते। एडमिशन तो खत्म हो गया, भाग कटाए मैंने भगा दियो। अब मैं थोड़ा दूर तो चले गया। मैंने कहा भाई काम तो कौन चाले से। तो मैं ऐसे उन्हें घूम तो रही हो थोड़ी देर, मैं इंतजार करते रही कि चपरासी थोड़ा अटी उठे है तो मैं हेड मास्टर मिलूँ कम से कम, या हमारी संतुष्टि हो जाओ। तो फिर भी मैं मतलब आपा अगर आपा ही कमाने एक मेन पॉइंट पे आवा तो फिर आप रो एडमिशन हो गयो बेटे? नहीं मैं वही तो आपको मेन पॉइंट तो माई लक वुड हैव बीन हेड मास्टर चपरासी ने करे भेज दियो कोई काम रहा वास्ते। हेड तो चपरासी मैंने बुला डांटे, देख अंदर तो कौन जाओ लो। तो मैं उन्हें बोला हाँ कौन जाऊँगा। जी वो हाँ कहाँ से हो चलिए और मैं हेड मास्टर का उसमें घुस गया। और मैं जा रहा हूँ, बोले कि साहब मैं बड़ी मुश्किल से मेरे पेरेंट्स को मना के आया हूँ और मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो कहने लगे भाई एडमिशन तो बंद है क्या? लक कुड हैव बीन एक क्लास टीचर। आप जियान हेमा आपा बात करा कि चलो ये पूरी कहानी का मायने थे आखिर में आप रो सिलेक्शन एयरफोर्स में हुई। तो वो बी की बात करा, बी पॉइंट पे आवा तो आप एयरफोर्स की तो बी टाइम पे थे जब देख रहे बी के टाइम की टेक्नोलॉजी और आज
जी की सिचुएशन हुई में टेक्नोलॉजी में काफ़ी अंतर आयो जी आन एयर डिफेंस सिस्टम की आप बात करा तो थोड़ा ई पर प्रकाश डालो कि थे बताओला तो और चीज़ें समझ में आवाली वहाँ के दर्शका ने कि कियान एयर डिफेंस सिस्टम जियान S-400 की बात करा, आप जब आकाश की बात मैं करा। आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं श्रीलंका में था, ये अपना ओ पराक्रम के टाइम में जी नहीं, पीस कीपिंग फोर्स जी ओ पवन, वहाँ मैं था, मोहनिया करके जगह थी। एक दिन रात को 12-1 बजे करीबन जोर जोर से आवाज़ आई, मतलब तो ऐसे मेरा नाम धोलिया है। एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा है कि कोई भी उसके नाम से नहीं बुलाया जाता है, सबके निक नेम आते हैं। कोई बदमाश है तो उसका नाम पंगा रख देते हैं, जैसे पंगा है तो उसको मतलब मान लो कोई भी है तो उसको पंगा जैन है या पंगा राठौड़ है तो उसका पंगा राठौड़ बोलेंगे, जो भी है ऐसे नाम होते हैं हमारे वहाँ। तो जोर जोर से बेस कमर आवाज़ दे गया, डोली डोली। तो मैं पहले तो समझा मुझे शायद सपना आ रहा है कि कोई आवाज़ दे रहा है मुझे। खैर वो मेरे अंदर आया टाइम, आके मुझे पूछा कि तेरा को पायलट कट है। मैंने कहा जो दूसरा टेंट में सो रहा है, मैं टेंट में ही रहा उठे। बोला जल्दी कर। मैंने कहा साहब मुझे मेरे ग्राउंड क्रू को बोलना पड़ेगा, मेरे कहा जहाज करना तैयार के लिए। बोला सब तैयार है, तू तारा को पायलट ले रहा। मैं को पायलट ने जहाज जगायो में आया, बारिश बरस रही जोरदार, बिजली खूब कड़क रही, बता रखा है मारो को पायलट पूरे कट जाणू। मैं भाई मैंने भी पता कौन है, बार बेस कमांडर बतासी। मैं गया एयरक्राफ्ट तैयार था अब तक, हम अंदर कोकपिट में बैठ गए। बेस कमांडर ने आर्मान ने बताया कि भाई ई जगह जाणू है कि अंडर 4 जवान जख्मी है, 11 ने लिए राणू है। विजिबिलिटी बिल्कुल पुअर, 0 पता का। तो मैं उड़िया ऐसे कि भाई जवान है तो मैं जाना। मारा जो को पायलट जो फ्लाइट इंजन में उन्होंने बोले मैं भाई ऐसे हैं जट्ठे भी तक अनकंफर्टेबल फील करो तो बता दीजिए अपने वापस चलना। मैं थाने ते मारी वजह से मत को मैं नचाऊंग थे मर जाओ खाए कौन दे साहब, मैं पूरा विश्वास है ना। अब जो आप जब बात कर रहे तो उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, हम सिर्फ अंगुलों से नापते थे कि कितनी डिस्टेंस है, कितना टाइम है, जो भी है, बस कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं थे। जो जगह थी वो वहाँ सी शोर के पास थी। तो मैंने कहा भाई इतना टाइम हमें वहाँ लगेगा और अगर इतने टाइम में हम कौन पूछे आप वहाँ तो अपन सी में घुस जाऊँगा। बाहर बिल्कुल भी कोई देखने का कुछ भी चांस नहीं, बारिश और बिजली इतनी कड़क रही कि समझा कि शायद जहाज का भी टुकड़ा है जाओ। कर मैं गया मतलब जो भी था, कोई माँ के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं। मैं जाबा से पहले वहाँ ने बता दिया कि भाई हेलीपैड ने थोड़ा लाइट कर दीजिए गाड़ियों की वजह, गाड़ियाँ की लाइटें जला रहे ताकि मानो पता लग जाओ कंडे हेलीपैड है। बस यही माँ के पास, तो कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हम समुद्र में घुस गए। अच्छा। मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट पे फ्लाई कर रहा, बाहर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दिया। लगा मैंने कहा शायद आप मतलब समुद्र में घुस गया। मैं वापस आया, उठे सी तो चक्कर लगाया कि यो अटे सी यो होना चाहिए अंदाजा सो दार सत कही नहीं। तो अंदाजा सो मैंने एक लाइट दिखाई दी, मैं ले रहा। ये तो हमारे टाइम का था। अब तो आप आज मतलब कोई आपको जरूरत नहीं, आप फीड कीजिए, आपको वो बता देगा कि आप कितनी दूर हो, क्या हो, आपको जगह किधर, आपको लेफ्ट हो राइट हो कहाँ हो। तो आज का तो बहुत मतलब हमारे टाइम का तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते। आज के बारे में आप सोच नहीं सकते कि आज मतलब आज हमें अगर आप देखो आज हमें दुश्मन के एरिया में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ आज का जो है 8वां काम हो जाए, 8वां काम हो जाए, शिकायत कौन मतलब जो भी है ना, मतलब ये चीज़ें जो तो आज तो मैं बहुत मतलब आगे पहुंच गया मतलब ये चीज़ में। आप अब बात करा तो जियान थे आप आज के सिनेरियो में देखा तो अब जित तो ब्रह्मोस की भी बात करा, जो आप मिसाइल्स आप आकाश की बात करा, आकाश तीर की बात करा, तो ई पर थोड़ा प्रकाश डालो थे भी, क्योंकि जो को वेब जिको भारत बनायो इको तोड़ कोई भी देश सोच रहे कियान कर दिखायो। मैं तरुण जी कोशिश करूंगा कि आप सिंदूर आपने ठेठ गांव वाला तक पहुंच सके और समझ में आ सके, कोशिश करूंगा। हाँ। और देखो कितना सक्सीड करूंगा। तो सबसे पहले माने समझना चाहिए कि थ्रेट किन चीज को है, किन चीज तैयारी। कहीं वो पहलगाम को हमलो हुई हो और
प्रधानमंत्री बिहारों स्पीच दी और बोलो कि वहां की कल्पना से भी परे सजा दी जाएगी, मिट्टी में मिला दे, मिट्टी में मिला दे। एवरी डे रोज लोग सोच रहे हैं कि क्यों नहीं हो। देश ने समझना चाहिए कि कोई भी कार्रवाई जो मोटो है सेना को, या तो फाइट टू विन, अरे लड़ाई करो जीतने के लिए, जस्ट गुस्से में आकर नी जर्क पे बिना तैयारी के करने की कोई वो आवश्यकता नहीं। तो भी तैयारी में टाइम लगे, तो तैयारी में सबसे पहले कहीं समझने की जरूरत है कि खतरों ऊंचे से शुरू करो। न्यूक्लियर थ्रेट भी ना मेल दो एक तरफ, मिसाइल थ्रेट, क्योंकि बात बात पे भी कोई डर दिखाता, मतलब कोई हद होती डरवा की, भी ना छोड़ दो। बी की तैयारी कोई कुछ कहीं नहीं करी, और कहीं करी भी को कोई हमारे पास जवाब नहीं, न कोई के पास हो, दिमाग लगा के छोड़ दो दिमाग। दूसरा है मिसाइल्स, तो बी का कौन कौन सा मिसाइल है। तीसरा है टर्की से अठाऊं चाइना हजारों ड्रोन्स खरीद लिया कि वो ड्रोन्स, तो वो है। प्लस एयरफोर्स, विंग पर F-16 F-17 तरह तरह का हवाई जहाज है, चाइना से लिया, अमेरिका से लिया एंड ऑल, एंड ये सब है। यान से हमने निमटना, या एक तो ये होगी। दूसरो जो जठे भी दुश्मन का अड्डा है, बिना भनक लगे वहां का पूरा डिटेल्स, डेटा, कोऑर्डिनेट्स, ग्रिड रेफरेंस, लोकेशन, सब चीज पता करनी है, और अपना सोर्स से पता करवाना। कोई बटे ही बैठे हो एक नहीं, क्योंकि ठोको बटे करोड़ों को अम्युनिशन फायर कर दो, बटे रिजल्ट जीरो है, तो वह भी नहीं है। तो दूसरी बात यह होगी। तीसरी बात, माने मिसाइल तैयार कर रखा, ब्रह्मोस और तरह का मिसाइल, अग्नि, और जो अग्नि तो बैलिस्टिक है, बाकी दूसरा तरह का मिसाइल रख रखा है। बी ने छोड़ दियो 1-2-3 लाख को ड्रोन, और मैं फायर कर दिया ब्रह्मोस। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव को नहीं, लेवल ही कॉन्बैट है, वो नहीं, तो ई की भी तैयारी करनी है। तो जो एयर डिफेंस आर्मी को है, एयर डिफेंस जो एयरफोर्स को है, इनको एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर सारा आर्मी का भी इनपुट आवे, सारा एयरफोर्स का भी इनपुट आवे, और ये पूरा नेशनल वाइड में कनेक्टेड है। जड़े जड़े वेपन्स है, गन्स हैं, डिप्लॉयड हैं, जैसे S-400 में खरीद रखियो है, जिन्हें बड़ा कमाल करियो है, बहुत कमाल, राइट, वो कर रखियो है। अब दुश्मन कहीं कर रहे हो, दुश्मन फायर कर रहे हो ड्रोन्स, छोटा छोटा ड्रोन्स फायर हो रहा है। वहां ने मैं अपना रडार से पिकअप करा, और वहां से लोकल वेपन जो डिप्लॉयड है बटे वहां से डिस्ट्रॉय करा। आपने ताजुब होगा जान के, एक बहुत पुरानी ZU-23 गन ने F-16 पाकिस्तान को, नॉट F-16, दूसरे वालों चाइनीज एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिया। तो यह सारा ड्रोन्स ने टैकल कर लिया था। अभी आया ये जो ग्राउंड वाला बड़ा टारगेट, जठे 4 टारगेट पाकिस्तान में हा, और 5 टारगेट ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हा। टोटल 9 टारगेट को पूरा डेटा वर्कआउट करो, और अलग अलग जगह से आपने मिसाइल फायर किया, और उन्हें बर्बाद किया, राइट। और बिना पकड़, अच्छा नाउ ब्रह्मोस मिसाइल अगर जमीन में फायर करो, तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो टेक्निक है, वर्टिकली ऊपर जावे एंड फिर धरती के साथ चले। तो जब ये ऊपर जावे है, तो एक हाइट पे रडार से पिकअप हो जावे। तो जब ये टारगेट ने जब पहुंच लो इतनी दूर में, दुश्मन इन्हें बर्बाद कर सके पिकअप करके, वी से बचना है। तो इन्हें लॉन्च करने के लिए हमने हवाई जहाज इस्तेमाल, वहां का जी हवाई जहाज के अंदर लगे। और जो रफेल है, वी का जो मिसाइल है वो यूज कर रहा है। जो सुखोई है हमारा, वहां का हवाई जहाज, वहां से ब्रह्मोस फायर कर सको आप। तो वो सब टेक्निकल चीजें हैं, वहां की जानबा की जरूरत नहीं। वो मतलब कहबा की बात यह है कि सुटेबल वेपन फॉर वैल्यू टारगेट, जिन्हें एयरफोर्स और एडी की लैंग्वेज में वल्नरेबल एरियाज एंड वल्नरेबल पॉइंट्स बोले। तो पूरा देश पाकिस्तान वल्नरेबल एरियाज एंड पॉइंट्स में डिवाइडेड है, सारा टारगेट्स नोन है, वहीं पे कौन सो हम लोग कब होना है इनकी जानकारी है। और इस सिस्टम ने नाउ जो सिस्टम माने है क्रिएट कर रहा क्यों है, यू ही पाकिस्तान ने भी क्रिएट कर रहा। तो वी से बचना को कई तरह को तरीको है, वी ने बर्बाद करो पहले। तो वो मैं किया, वहां को जो अवैध सिस्टम है भिड़ता ही उन्हें बर्बाद कर दी। तो वहां को जो है सर्विलांस, आइडेंटिफिकेशन, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया।
तो वाने बेरो कौन पड़े हो कि वहाँ का हवाई जहाज कब आ रहा है, कब आ रहा है। ई वजह से ऑफ सिंदूर टोटल सक्सेसफुल ऑपरेशन हो, बिना एक कैजुअलिटी के, बिना एक बर्बादी के। और देखो आपने में अपनी सामरिक शक्ति भी दिखी, अपनी राजनीतिक शक्ति भी दिखी, प्रधानमंत्री जी को जो थॉट हो वो भी आगे, फिर रक्षा मंत्रालय पूरा, फिर भी के बाद में मैं सेना की बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस, एक एक पॉइंट पे वहाँ के जी की पूरी, आप भी मैं और कई 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 चीज़ें जोड़ना चाहो। ये पहला युद्ध था, पहला मैं आपको बताऊं, जो सोच समझ के हमने लड़ाई लड़ी, सोच समझ के। इंटीग्रेट जो इन्हें बताया कि ये पहली दफ़ा था आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे थी कि कौन 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 काई करसी, कौन काई करसी, काई करसी। मैं आपने बताऊं कारगिल युद्ध भी हो, मैं घना जवान और घना बड़ा सोल्जर कैजुअलिटी कराया, सिर्फ वहाँ क्यों उठे, वहाँ का कोई कोऑर्डिनेशन कौन छो, इतना होते भी। मैं मोरल अगर मैंने पूछो तो मतलब काफ़ी मतलब हमारे की कैजुअलिटी हुई। मैं बम भी डालिया उठे, पर माँ का बम भी उन्हें टारगेट पे कौन जा रहा, कि ऊंचाई ज़्यादा ही, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई भी ज़्यादा ही, मानवान का कोऑर्डिनेट कौन मिला, कोऑर्डिनेट में देखना वो नहीं हो पा रहा था। फिर दूसरों के माँ का ना लेजर बम नहीं थे उस टाइम वह, लेकिन माँ का जो इंजीनियर है वो माँ का देसी बम ने लेजर में कन्वर्ट कराया कारगिल टाइम के लड़ाई के टाइम में। वहाँ की ट्रायल फायरिंग हुई पोखरण में 25,000 से कि भाई ये लेजर में फाइट कर सके कौन, वहाँ ने लेजर में कन्वर्ट किया। तो और वही वजह से दैट वही कारण यो कि जो कारगिल को जो टर्न हो एकदम से कि फिर जी में कोऑर्डिनेट मिल तो गया, पर बम कौन जा रहा उन्हें, पर जो ही लेजर बम डालिया। और उन टाइम जब बाकी जो अगर एक लेजर बम 1 करोड़ को क्रॉस करते हो, और मैं माँ का बम काफ़ी कर सकता। तो आज के जो लड़ाई में उसमें, और आपने जैसे बताया कि आज जवान जब लड़ता है फौज में, कोई भी लड़ता है, ये बात पे थाने रोकूं और ये बात पे एक बात जोड़ लूँ। जी हाँ थे बोल के आपने बताया, तो मैं एक काम और थाने जियान मैं भी एक थॉट लियो कि भाई जियान पूरा आपा न्यूज़ में भी देखा, तो भी पे एक मैं छोटी सी अलविदा राजस्थान की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पे एक रील बनाई है ऐसा, तो मैं चाहूँगा कि आप भी देखो और वहाँ के दर्शक भी देखें, और आओ देखा ऑपरेशन सिंदूर की एक खास रील। फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दुश्मनों पर भारत का हमला करने का मंसूबा करना था चूर चूर, सख्त मुखालफत कर परेशानी को हमेशा के लिए करना था दूर, खौफजदा आमजन में पैदा करने के लिए हौसला सरकार लेकर आई ऑपरेशन सिंदूर। कसम खाई है भारत ने, लौटाएंगे बेनूर कश्मीर को उसका खोया हुआ नूर। फिर जागेगी निष्ठा और इस बार भरपूर, एक स्वर में भारत कहेगा, ए दुश्मन हमें न घूर, नहीं तो फिर से ले आएंगे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, जोश भरपूर। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। और आज दर्शकों बहुत ही एक कहें कि ज़बरदस्त बात चल रही है अलबेलो राजस्थान में। आज हमारे साथ में कर्नल योगेंद्र कुमार माथुर जी हैं और ग्रुप कैप्टन हमारे साथ में शिव सिंह जी धोलिया साहब हैं, और बातें चल रही है। तो बहुत एक मैं जब ये देख भी रहा था तो मेरे रोंगटे भी खड़े होते लास्ट में, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जोश भरपूर।
बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बनाया आपने। और एक चीज़ मैं धोलिया साहब ने जो बात बताई है आपको और दर्शकों को सबको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसे वो कारगिल वाली कारगिल वाला, तो इसी कारगिल युद्ध एक डिफिकल्ट टेरेन में था, वो अलग सिचुएशन थी, और उस समय जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन, उसमें बेस्ट पॉसिबल कोऑर्डिनेशन किया गया था। ये बात एक समझनी चाहिए कि पॉइंट ये नहीं है, अवेलेबिलिटी जो उस समय थी, उस समय बेस्ट ऑप्टिमम तरीके से उसको यूटिलाइज करके और रिजल्ट विजयश्री हमने हासिल की है जी, राइट। जो अभी का जो ऑपरेशन है, इसकी सिचुएशन ही अलग है। इसके अंदर चुप्पी, स्टेल्थ, सरप्राइज और अटैक, ये क्या, इसमें ग्राउंड फोर्सेस का मूवमेंट नहीं है। जो LAC पे जो हमारे आर्टिलरी वगैरह जो डिप्लॉयड है, उन्होंने अपना काम किया। जब उन्होंने अटैक किया, उन्होंने जवाब दिया, चौकियां उड़ा दी सर, है चौकियां उड़ा दी, वो अपना काम किया, भागते हुए के वीडियोस देखे हमने, वो अपना काम किया। इंटरनेशनल लेवल पे कूटनीति, राजनीति ने अपना काम किया। अभी आपने सुना होगा कि बहुत सारे ग्रुप्स प्रधानमंत्री भेज रहे हैं कई देशों में जी, उनको बताने के लिए, क्या बताने के लिए, वो 3 बातें बताने जा रहे हैं उनको कि भाई ये आतंकवादी गतिविधियों में पड़ोसी देश लिप्त है अच्छी तरह से, आप देख लो, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। राइट, जो हमने किया है वो हमने आतंकवादी गतिविधियों को हिट किया है। जो पाकिस्तान आर्मी की चीजें हिट हुई हैं, वो वही हुई हैं जहां पे उनका पूरा आतंकवादियों को सपोर्ट है, इसका प्रूफ अवेलेबल है, उनको हिट किया गया है। तीसरा बताने जा रहे हैं चेतावनी कि आप सबने इस आतंकवादी नेशन जो है इसको अपोज करना चाहिए, और आतंकवादी दुनिया के लिए खतरा है, यूनिवर्स के लिए खतरा है, इसको हर कीमत पे रोकना चाहिए जी, और मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सर, जो एयरफोर्स का एक प्रिसाइज डिटेक्शन होता है कि यहाँ एक बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पे जाके, जैसे हमने देखा जितने भी जो मिसाइल फायर हुए वो एग्जैक्टली वहीं पर जाकर लगे, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और सब लोग इसकी तारीफ बहुत कर रहे हैं। तो एयरफोर्स में कियान थोड़ो ई पर प्रकाश लो, जे कहें ना प्रिसाइज बटा के बटाई जार टारगेट पिन पॉइंट। देखो, ऐसे तो मैं इसको क्रेडिट पूरे अपने साइंटिस्ट को दूंगा कि जो उन्होंने ऐसे वेपन्स बनाए, पर वो कहते हैं ना कि आपने हथियार तो दे दिए, अपने हथियार के पीछे बंदा कितना मतलब ताकतवर है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना उसको कॉन्फिडेंस है उसके ऊपर। तो दोनों चीज़ें मायने करती है। आज के जो पायलट हैं दे आर वेल ट्रेंड, और एक मैं आपको बताऊं, दुनिया में इंडियन एयरफोर्स एक ऐसी एयरफोर्स है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देती है। बाकी जगह अगर आप देखोगे, चाहे आप अमेरिका चल जाओ, फ्रांस चल जाओ, उनका ज़्यादातर ट्रेनिंग सिमुलेटर में होती है, हमारे नहीं, हमारे प्रैक्टिकल। तो दिस ऑल द डिपेंड ऑन द कि आपको कितनी ट्रेनिंग है, और प्रिसिशन जो होता है वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा कितना ट्रेंड है। इसके बारे में सॉरी, हाँ प्लीज, मैं 2 चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में, जो आपने पूछा, बताया सर ने। ये में 2 चीज़ है, एक तो है नेविगेशन, एक तो जट है घोड़ों पहुँचाने विंग का कोऑर्डिनेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्टनेस विंग पे बहुत जरूरी है। अगर आपने कोऑर्डिनेट ही गलत दे दियो तो गोलो गलत जा लो, दैट इज वन। सेकंड, ह्यूमन एलिमेंट है ना, जो हाथ से जो करने वालों वो मिनिमाइज कर दिए गए आजकल लॉन्च वी में डेटा फीड कियो, जटे शैल ने भेजनो है और आपने फायर कर दियो वी डायरेक्शन के अंदर, एंड वो अपनी फोर्स से जो मिसाइल है चले थोड़ी दूर तक, काफी दूर तक, और जब टारगेट के वो नजदीक जाए तो वो विंग पे होम ऑन करे है अपना डेटा के तरीके से, और विंग को कंट्रोल जो फायर के विंग के पास रहे वो विंग ने ओवरराइड कर करेक्ट भी कर सके। मतलब इतनी एक्यूरेसी पे लास्ट पे फायर कांटेक्ट होने तक कंट्रोल, वो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में भरपूर अवेलेबल है। फिर तीसरी बात जो धोलिया साहब ने बताई है वो बहुत जरूरी बात है, वो रादर नंबर 1 बात है, मैन बिहाइंड द मशीन। मैन बिहाइंड जी, माके इमे भी कहवे कि कैमरा के पाछे कौन है, ओ मैन इंपॉर्टेंट, मैन बिहाइंड द मशीन। अभी की प्रॉब्लम कहीं होगी मालूम है आपने ठाए जी, जो कंट्रीज ने अपनो साजो सामान पाकिस्तान ने दियो वी की दुर्गति हो, तो ड्रोन्स दिया, ड्रोन्स बर्बाद हो गए। तो मान चलो जे 4000 ड्रोन्स पाकिस्तान ने दिया, कोई कंट्री तुर्की या कटौन दिया है, वहां का 10-15 हजार स्टॉक में भी रखे हो, वह तो बिकने से रहा।
कि भाई ये तो दुर्गति भारत ने करी दी तो वो तो कोई क्यों खरीद रहा, राइट। और दूसरा जो हवाई जहाज है, चाइना को हवाई जहाज, चाइना का बहुत बढ़िया हवाई जहाज है, तो मैन बिहाइंड द मशीन की वजह से कोई भी वजह से वो बर्बाद हो गया, तो वी का भी हवाई जहाज कौन बिके। तो एक्चुअली क्या वर्ल्ड में जो आर्म्स एंड ये जो लड़ाई को साजो सामान को जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है, $1 बिलियन। थोड़ी सी भी इधर उधर मार्केट में डाउन, वो फैक्ट्रियां बंद करवा दे, कंट्री की इकोनॉमी खत्म कर सके। एक मैंने देखो साहब कि अबार जियानी आपने पूरा ऑपरेशन चालियो, एक बाद में अलग अलग देश कितना करोड़ा रुपया की डील कर रहे हैं हथियारा की। बिल्कुल आप भी देख वाली बात है, क्योंकि वह सब थॉट, और आपने भारत में ही ब्रह्मोस के लिए इतना ऑर्डर, बिल्कुल सही करें। और भी के पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी के बैठे पूरे भी को प्लांट, अभी बोफोर्स गन जहाँ को इस्तेमाल मगा जनरल लखविंदर साहब जो आर्टिका कमांडर है बटे, इनोवेटिव तरीके हूँ बटे डिप्लॉय कर, ऑब्जर्व कर, फायर कर, यूज कर, दुनिया ने दिखा दियो कि आर्टिलरी बैटल जीत सके सर। आर्टिलरी कारगिल वार को जो श्रेय है ज्यादातर आर्टिलरी जाए बोफोर्स गन्स और जो सीनियर ऑफिसर्स वहाँ की सोच की वजह से। मैं जियान बात करा कैप्टन विक्रम बत्रा साहब बेटे कारगिल की खूब, यार आपने देखो साहब जितना भी वार हुआ, और भी मैं जहाँ कारगिल विजय की बात करा मैं, तो एक एक जिको शख्सियत थी जिकी फाइट कर रही है बेटा, कोई भी तो बे टुकड़ियाँ जिकी लड़ रही है, और बाकी एक एक शब्द यान इम्पोर्टेंट होता है कि लास्ट में वायरलेस पे काई की हो कि आपनी जान तो गवा दी, लेकिन देश के लिए एंड पॉइंट पे बात रख दी कि बेने सुन रही यान रोंगटा खड़ा हो जावे। तो ई बात पे मैं भी सोचो कि क्यों ना बात सब शहीदा ने जिका अपने देश ने बचायो और कारगिल विजय करी, और भी क्या पहली भी आप देश के लिए लड़ी जितना भी तो जी हाँ, महावीर चक्र, करमवीर चक्र वहाँ की बात करा, तो ई की भी मैं एक रील बनाई हाँ। और वहाँ के शहीदा का बाका आखिरी बे कई शब्द हा जिको अपना रोंगटा खड़ा कर दे हुए। तो ई पर एक अलबेला राजस्थान की एक छोटी सी पेशकश, आओ आने सलाम करा और कहा जय हिंद। जय हिंद। जान से प्यारा हम चैन से सोते हैं क्योंकि सरहद पर कोई जाग रहा है हमारे लिए। 1947 में कबायलियों और पाकिस्तानी फौज के 500 जवानों से अपने 50 फौजियों के साथ लोहा लेते हुए शहीद होने वाले देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपने आखिरी वायरलेस मैसेज में कहा था, दुश्मन हमसे बस 50 गज की दूरी पर है। हमारे सैनिकों की संख्या दुश्मनों से काफी कम है। हम चारों ओर से बेहद तेज गोलीबारी से घिर गए हैं, लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा जब तक हमारी टुकड़ी का आखिरी सैनिक जिंदा है, और जब तक हमारे पास एक भी गोली बची है तब तक हम दुश्मनों से लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में अपने जलते हुए टैंक को खाली करने और पीछे हटने का आदेश मिलने पर परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने कहा था, नहीं सर, मैं अपना टैंक छोड़कर नहीं भागूंगा। टैंक काम नहीं कर रहा तो क्या हुआ, मेरी बंदूक अभी काम कर रही है सर। मैं दुश्मनों को मार कर ही मरूंगा या फिर लौटूंगा। कारगिल युद्ध में 5140 चोटी को पाक सेना से अपने कब्जे में लेने के बाद 4875 चोटी को आजाद कराते वक्त अपने साथी को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा ने जंग पर जाने से पहले कहा था, या तो मैं जीतने के बाद तिरंगा लहरा के लौटूंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपटा हुआ वापस आऊंगा। दोनों में से चाहे जो हो, इतना तो तय है कि मैं लौट कर आऊंगा जरूर।
सियाचिन बेस कैंप, जो दुनिया भर में सबसे ऊंचाई पर बना सेना का बेस कैंप है, वहां शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में लिखा है, सच है, बर्फ में दबी इन सैनिकों की लाशें जो चुपचाप लेटी हैं, युद्ध का संकेत होने पर शायद एकदम से ही उठकर खड़ी हो जाएंगी और टुकड़ियों में मुस्तैदी से तैनात होकर दुश्मन के साथ भिड़ जाएंगी। हमें गर्व है उन पर जो मिट गए इस मुल्क पर। उन जाबाज सिपाहियों को सलाम। जय हिंद सर, जय हिंद। क्या बात है। मैं कहीं जब भी सुनता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, जी। जैसे वो कहा कि सर मैं मेरे टैंक को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मेरी बंदूक तो काम कर रही है, टैंक नहीं काम कर रहा। टैंक गन की बात कर रहे हाँ। थे। टैंक गन काम कर रही थी। हाँ, वो मतलब मेन वो जो गोला दागने वाला नहीं। बिल्कुल। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि इसे जब लड़ाई का माहौल होता है तो देश में एक तरह से एक तरंग आती है जी। और देश में जो रिटायर्ड लोग कहते हैं कि हम भी जाएंगे बॉर्डर पे, देश में सभी क्या कहते हैं जो सिविलियंस हैं, सिटीजन्स हैं, वो भी कहते हैं कि हम भी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं सभी देशवासियों से आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि आप वहां पे फ्रंट पे तो नहीं जा सकते, आप किसी तरह से और कंट्रीब्यूट, तो आप क्या कर सकते हैं वो आपको जानना जरूरी है। आप क्या कर सकते हैं, आपसे सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि ये फौजी जो जज्बे से 30, 35, 40 साल या जितनी भी साल सर्विस करके जब आपके बीच में वो वापस आता है, उसकी रेस्पेक्ट करो जी। और ये उसको सैल्यूट करो और उसको हेल्प करो। एक हो सकता है आप जैसे कारगिल की बात करें, एक बंदा कारगिल युद्ध हुआ, नीचे उठा, उसको कहा कि शादी है तेरी, जा छुट्टी। अब वो छुट्टी जा रहा है, उसको रिजर्वेशन नहीं है, वो रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और उसको रिजर्वेशन नहीं है, वो स्ट्रगल कर रहा है। जैसे ही आपको पता लगता है फौजी, अरे उसको एडजस्ट करो, करेक्ट, उसको हेल्प करो, नहीं करते हैं लोग। ये बात होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि कहीं कोई एक मिनट थोड़ा, मैं चाहता हूं अलबेला राजस्थान के माध्यम से मैं आप दोनों से चाहता हूं एक मैसेज ये जरूर जाए कि हम जो सिविलियंस हैं उनको फौजी के प्रति, क्योंकि मैं तो जब भी देखता हूं मैं सैल्यूट करता हूं, चाहे वो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो एक मैसेज, क्योंकि समय भी कह रहा है कि बस 2-3 मिनट का ही समय हमारे पास बचा है, तो एक शॉर्ट में एक मैसेज पहले मैं धौलिया साहब से कहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को। मैं तो एक लाइन में कहूँगा, वतन से मोहब्बत इस कदर कर बैठे, वतन से मोहब्बत इस कदर कर बैठे, मोहब्बत के दिन थे वतन से कर बैठे। क्या बात है, वाह, क्या बात है। जय हिंद। यही है मेरा आपसे। और अपने बच्चों को जरूर आप मतलब एक सैनिक का जो जज्बा है उनको जरूर बताएं, उनको जरूर समझाएं कि देश है तो हम हैं और हम हैं तो देश है, लेकिन बिना फौज के आप उस देश को रक्षा नहीं कर सकते। आप के बच्चे हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, जैसे इन्होंने बताया, ऐसा नहीं है कि गांव में लोग देते हैं रेस्पेक्ट। फौजी से सीधा आदमी कोई नहीं मिलेगा आपको, चाहे वो अफसर हो चाहे जवान हो। वो बहुत जल्दी मतलब, क्यों हमें जब हमें कोई बोलता तेज चल तो हम तेज चलते हैं। और यही एक जज्बा है। और ये मैसेज जो बिल्कुल कि सीधे होते हैं, इनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप कहीं पर भी कुछ हो तो आप ध्यान रखना चाहिए। सर एक शॉर्ट में आप क्या कहना शॉर्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक सिपाही, चाहे वो अफसर हो चाहे कोई भी हो, जिसने जज्बे से सेना ज्वाइन कर ली है और उसने जितने भी साल अपनी देश सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर लिया है, हो सकता है उसमें उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया हो, उसकी जान चली गई हो शहीद हो गया हो सकता है वो डिसेबल हो गया हो सकता है वो फिट वापस आ गया हो। इन एनी केस उसने अपना योगदान उसको दे दिया है, लेकिन जब वो वापस आ गया है तो अब देश उसको लुक आफ्टर करे। वह इतना सा मेरा जिनको ये लागू है, भारत सरकार को और सिविलियंस को, सिटीजन्स को, ये है कि दिल से उनका रेस्पेक्ट करो क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। और मैं इसी बात को यूं कंक्लूड करता हूं,
आपको धन्यवाद करते हुए कि आप दोनों यहाँ पर आए। और मैं कहूँगा देश मेरे मेरी शान है तू, देश मेरे मेरी जान है तू। देखते रहिए अलबेला राजस्थान, हमेशा यही मुलाकात होती रहेगी।